जो जड़ है उस पर आप अटैक नहीं कर रहे हैं। कि आप एक अफजल को मारोगे तब तक मदरसे से 100 अफजल निकल जाएगा। कि पाकिस्तान तो वैसे ही बदहाल हो चुका है, पाकिस्तान फटेहाल हो चुका है, पाकिस्तान में अब ठीक ठाक लोग बचे नहीं हैं। जो बाहर के हैं अधर्मी उनके लिए तो सेना नाश करेगी, लेकिन अंदर के जो अधर्मी हैं उनका नाश तो आपको जुडिशियल सिस्टम के जरिए करना पड़ेगा। एक सवाल अब ये भी है कि साहब, भारत सरकार का जो तरीका है जवाब देने का, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि साहब पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, इलाज पक्का हुआ नहीं। ये कुछ आतंकी मार देना, कुछ आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर देना, ये पक्का और परमानेंट इलाज नहीं है। आप जानते हैं कि फैक्ट्री पर हमला करना होगा, ये सब तो प्रोडक्ट्स हैं, और फैक्ट्री है आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, जिनके पास पैसा है, फंडिंग है और बाकी सारे तरीके हैं। वो हर रोज 1000 आतंकवादी नए पैदा कर सकते हैं, वो हर रोज हजारों लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। उनके पास पैसा भी है, हथियार भी है, फंडिंग भी है, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो जो जड़ है उस पर आप अटैक नहीं कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। कुछ आतंकियों के अड्डों पर एयर स्ट्राइक करके इलाज नहीं होने वाला। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी व्यक्ति को मारने से समस्या खत्म नहीं होती जब तक कि आप उसकी सोच को ना खत्म कर दो। लगभग इसी बात को गांधी जी ने भी अपने अलग शब्दों में कहा था। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान तो वैसे ही बदहाल हो चुका है, पाकिस्तान फटेहाल हो चुका है, पाकिस्तान में अब ठीक ठाक लोग बचे नहीं हैं। जो वहाँ अच्छे लोग हैं सब निकल जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई कनाडा का चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। अब वहाँ केवल नाचने गाने वाले बचे हुए हैं थोड़े बहुत, बाकी वहाँ पे जो अराजकता फैलाने वाले लोग वही बचे हैं। अच्छे लोग सब भाग रहे हैं, और जो पाकिस्तान में वहाँ बचे हुए हैं पाकिस्तान को लूट रहे हैं। वहाँ के पाकिस्तान के नेता भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, वहाँ के नौकरशाह भी लूट रहे हैं, सेना वाले तो जम के लूट रहे हैं। सब विदेशों में अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, अपने फार्म हाउस बना रहे हैं। उनका मानना है कि जब कभी पाकिस्तान से युद्ध होगा तो हम अपने यहाँ से निकल जाएंगे, जाके वहीं अपना बस जाएंगे। तो ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान को सीधे सीधे अटैक करके मेरे को ऐसे नहीं लगता। और वैसे भी सरकार ने अगर कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है, या सरकार कुछ वेट कर रही है, सरकार कुछ कर रही है, टाइमिंग कर रही है, तो मुझे लगता है उसको इंतजार हम लोगों को, टाइमिंग का इंतजार तो हम लोगों को विश्वास के, हम लोगों टाइमिंग का इंतजार तो हम कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल यह है कि इस बार अटैक हो कहां। आप जानते हैं कि कुछ आतंकियों को मारने से, उनके अड्डे ध्वस्त करने से होगा कुछ नहीं। उनका पैसा, फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से ही आ रही है। जब तक आप उन पर नहीं अटैक करेंगे ये तो खेल चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ये तो फिदाइन है, ये तो मरने के लिए आए हैं। इनको मार दिया जाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इसी तैयारी के साथ आए हैं कि हम 1000 लोगों को मारेंगे, आप हमें मार दो। हाँ, एक नारा था, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। याद है आपको ना? बिल्कुल। ये नारा भारत में लगाया गया था। कौन थे लगाने वाले? दिल्ली, देश की राजधानी में नारा लगा था। तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों को ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। और वो जो नारा था, मैं उस नारे को बुरा नहीं मानता, वो सच है कि आप एक अफजल को मारोगे तब तक मदरसे से 100 अफजल निकल जाएगा। हमारे लिए खतरा बढ़ा है, ये सच्चाई है। पहले एक बाबर था, अभी अनेकों बाबर हैं। पहले एक औरंगजेब था, अभी अनेकों औरंगजेब हैं। लेकिन और भी खतरा इसलिए बढ़ गया है कि पहले एक जयचंद था, अभी बहुत जयचंद हो गए। तो खतरा तो हमारा बढ़ा है। खतरे का इलाज सबसे पहले हम इंटरनल अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक कर ले। सबसे पहले ये हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनको हर जगह मानवाधिकार दिखाई देता है, पहले वो समझ लें कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। वो आतंकवादियों को जो मानव मान के उनको मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जहां हिंदू खत्म होता है वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है। और इसका इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, चाहे तो कोई जिसको भी चाहिए इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा देख लीजिए। जहां विशाल जी 100% हिंदू होते हैं, इलेक्शन कमीशन के अनुसार वो एरिया सुरक्षित होता है। वहां अलग से फोर्स लगानी नहीं पड़ती, अलग से पुलिस लगानी नहीं पड़ती, आराम से चुनाव हो जाता है। जैसे ही किसी एरिया में हिंदू 80% हो जाता है, वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है, अलग से फोर्स लगानी पड़ती है। और जैसे कहीं हिंदू 60% हो जाता है, वो एरिया हाई सेंसिटिव हो जाता है। मैं ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहा हूँ। वो एरिया हिंदू 60% हुआ तो वो एरिया हाई सेंसिटिव हो जाएगा। हाई सेंसिटिव होगा तो वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स भी लगेगी, हो सकता है सीआरपीएफ की बटालियन भी लगानी पड़े, कुछ और ज़्यादा करना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ हिंदू घट रहा है वहाँ अशांति बढ़ रही है, वो एरिया अशांत हो रहा है। और इंटरनेशनली भी देख लीजिए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, आज बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, आज बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रखे हैं। आतंकवादियों की इंटरनेशनल वो राजधानी बन चुकी है। बांग्लादेश को देख लीजिए, हिंदू वहाँ से खत्म हुए, आज की डेट में वहाँ अराजकता बढ़ चुकी है, रेडिकलाइजेशन बढ़ चुका है। लेकिन ये रेडिकलाइजेशन बढ़ाता कौन है? वो बढ़ाते हैं मदरसे। हम लोग कहते हैं अपने सारे धार्मिक कार्यों में, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। हमारे जितने अवतार हुए अधर्म का नाश करने के लिए, भगवान श्री राम यहाँ कथा सुनाने नहीं आए थे, भगवान श्री राम यहाँ अधर्म का नाश करने आए थे। भगवान कृष्ण केवल भगवत गीता का उपदेश देने नहीं आए थे, भगवान कृष्ण यहाँ अधर्म का नाश करने आए थे। 500 से ज्यादा राक्षसों को उन्होंने खुद ही मारा था, और जो बचे खुचे थे उनको कुरुक्षेत्र में लाके मरवा दिया था। ये भगवान कृष्ण ने किया। तो आप आचार्य चाणक्य को देख लीजिए या उसके पहले देख लीजिए, सच्चाई यह है कि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। और अधर्म का नाश आज के समय में जो बाहर के हैं अधर्मी, उनके लिए तो सेना नाश करेगी, लेकिन अंदर के जो अधर्मी हैं उनका नाश तो आपको जुडिशियल सिस्टम के जरिए करना पड़ेगा, आपको नियम कानून बदल के ही करना पड़ेगा।